बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर का आगाज करते हैं बहुत खूबसूरत दुआ के साथ। रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 23 का लेक्चर 15 पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है टिश्यू कल्चर। आप लोग पढ़ के आए हैं व्हाट इज बेसिकली आर टिश्यू, और कल्चर का मतलब होता है जाहिर है पालना, पोसना, बड़ा करना। ये एक टेक्निक है दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस पर्टिकुलर मेथड में हम क्या करेंगे कि हम प्लांट का एक टिश्यू लेंगे और उससे एक्स वीवो प्लांट की बॉडी से बाहर आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवाएंगे और उससे हम लोग नए और मोर नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे। ये सारा काम हम कैसे करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, डेफिनेशन। तो ये क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू एक्स वीवो का मतलब है प्लांट की बॉडी से बाहर इन एन आर्टिफिशियल मीडियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने प्लांट की बॉडी से बाहर एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर मोर नंबर ऑफ प्लांट्स को ग्रो किया है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज व्हाट, टिश्यू कल्चर। इस बात का आगाज कहां से हुआ, 1902 से, जब ये बेसिकली जर्मन साइंटिस्ट थे। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसे जर्मन लैंग्वेज में प्रोनाउंस करूं। तो इट इज व्हेन वी से टी, इट स्टैंड्स फॉर ते, तो इट इज बेसिकली गॉटलीब, लीब, दो ये आएंगे इसमें, गॉटलीब। अगर आप कहते हैं तो आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं उर्दू में ताकि आपको प्रोनाउंस करने में आसानी हो। गॉट लीब, ये दो ये आएंगी इसके अंदर, लीब, गॉटलिब, हबलैंड। इस वाले केस में हम ई आर को आ बोलते हैं, गॉटलिब, हबलैंड। ये जर्मन लैंग्वेज में इस साइंटिस्ट का नाम। कब की बात है स्टूडेंट्स, 1902 की। गॉटलिब हबलैंड ने एक टर्म कॉइन की और वो टर्म थी स्टूडेंट्स टोटीपोटेंट की। What is meant by the term totipotent? टोटी का मतलब होता है एब्सोल्यूट और टोटल, और पोटेंट पोटेंशियल से निकला है। उसका कहना यह था कि प्लांट के हर सेल में ये एबिलिटी मौजूद है कि हम उससे एक पूरा नया प्लांट बना सकते हैं। 1902 के रेफरेंस से स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी बात थी। आज हमें पता है कि हमारे हर सेल में सारे के सारे डीएनए होता है और हम उस पर्टिकुलर डीएनए को इस्तेमाल करके एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आज से तकरीबन 125 और 100 साल पहले की बात है कि जब ये वाली बात कही गई थी तो उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी। आप इस बात के बड़े होने का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अगले 56 साल तक इस पर्टिकुलर फील्ड में कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन फिर 1958 में कॉर्नेल साइंटिस्ट थे, हिज नेम वाज बेसिकली FC स्टीवर्ट। उसने 1958 में क्या किया, उसने एक कैरेट का प्लांट लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, उस पर्टिकुलर कैरेट के प्लांट से उसने क्या किया स्टूडेंट, उसने निकाला उसमें से फ्लोइम। ठीक है, और फिर उस पर्टिकुलर फ्लोइम से उसने एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर दिया। अब फ्लोइम क्या था, एक प्लांट टिश्यू। तो जब मैं एक पर्टिकुलर प्लांट टिश्यू को प्लांट बॉडी से अलग करके आर्टिफिशियल मीडियम में क्या करूं, ग्रो करवाऊंगा। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि यहां पर जो आर्टिफिशियल मीडियम का वर्ड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसने प्लांट की बॉडी में से फ्लोएम निकाला और उसे एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखा और उससे एक नया पौधा बना दिया। तो बेसिकली उस बात का हमें इदराक हुआ कि वो सही हो सकती है जो 1902 में गॉटलिब हबलैंड ने की थी। देखते हैं कि उन्होंने ये वाला काम किस तरह से किया। लुक एट दिस, ये हम लोगों ने लिया स्टूडेंट से कैरेट, और कैरेट में से हमने निकाल लिया एक पीस ऑफ फ्लोएम।
और फिर उस पर्टिकुलर फ्लोएम को हम लोगों ने एक जार में डाल दिया है, जिस पर्टिकुलर जार के अंदर हम लोगों ने ऐड की हैं शुगर्स एंड देन सर्टेन विटामिन, और फिर इसके अंदर ऐड कर दी हमने कुछ मिनरल्स। और अहम तरीन चीज जो उस वक्त कॉर्नेल साइंटिस्ट एफ.सी. स्टीवर्ट ने ऐड की थी वो क्या थी? कोकोनट मिल्क। तो लिखते हैं क्या क्या उसने ऐड किया था। नंबर 1 पे उसने ऐड की शुगर, नंबर 2 पे उसने ऐड किया उसके अंदर कोई थोड़े से मिनरल्स, फिर उसने ऐड की उसके अंदर कुछ विटामिन, और सबसे पॉइंट बात क्या थी स्टूडेंट्स? कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क जब उसने सारी चीजें ऐड की तो उसने क्या देखा कि इस फ्लोएम में से ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल प्रोड्यूस हो गए हैं। उसका नाम उसने क्या दिया? कैलस। ये पढ़ लिखे बच्चे, हमने आपको चैप्टर नंबर 16 में बताया था कि व्हाट इज बेसिकली कैलस। सो कैलस इज बेसिकली ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, राइट। फिर उसने क्या देखा कि आफ्टर सम टाइम इस ग्रुप ऑफ सेल से अब नई रूट्स भी प्रोड्यूस हो गई हैं, नई शूट्स भी प्रोड्यूस हो गए, यहां से नए लीव्स भी प्रोड्यूस हो गए, राइट। तो ये था वो मेथड जिसके जरिए से सबसे पहले 1958 में कॉर्नेल साइंटिस्ट एफ.सी. स्टीवर्ट ने एक फ्लोएम, कहां से? कैरेट से, एक पूरा नया कैरेट का प्लांट प्रोड्यूस करवा लिया था। इट वाज अ बिग ब्रेक थ्रू, राइट। अब हम देखते हैं कि आज हम किस पर्टिकुलर मकाम पे या इल्म की किस मेराज पे खड़े हैं, दैट इज कॉल्ड एज नथिंग अदर देन माइक्रो प्रोपेगेशन। देखते हैं हम ये वाला काम कैसे करते हैं। टॉपिक इज माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा पीस, राइट। तो हम लोग करेंगे क्या स्टूडेंट्स? हम लोग एक प्लांट लेंगे और उसका एक छोटा सा पीस लेंगे। आमतौर पे स्टूडेंट्स जो पीस हम लेते हैं वो क्या होता है? वो होता है एक अदद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या स्टूडेंट्स? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। आपको पता है कि आपको अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से मुलाकात करनी है तो आपको कहाँ मिल सकता है? बताया हुआ है आप लोगों को। जाहिर है जहां कहीं भी ग्रोथ हो रही होती, तो जहां कहीं भी स्टूडेंट्स ग्रोथ होगी वहां पे आप लोगों को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिल जाएगा। इट इज अ न्यू ऑफशूट और इट मे बी द न्यू रूट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां से मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोगे। तो यही है सबसे पहले ऑब्टेन, पहला स्टेप ऑब्टेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आप ये ले लें। फिर आप लोग क्या करोगे कि आप लोग प्लेस करोगे, पुट इट इन आर्टिफिशियल मीडियम, आर्टिफिशियल मीडियम, ठीक। और उसके बाद हम जब मीडियम पे प्लेस किया तो हमने क्या देखा कि इस पर्टिकुलर मेरिस्टेम से फर्दर बहुत सारी क्या निकल गई हैं? ब्रांचेस निकल आई हैं। आप देख रहे हैं कि हमने पहले वाले केस में इसमें से कुछ सेल्स को सेपरेट कर लिया, ठीक है। हमने क्या देखा कि इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में से फिर नीचे से और शाखें निकल आई, मैंने इनको भी सेपरेट कर लिया। तो कॉन्स्टेंटली ये मेरिस्टेमेटिक सेल चूंकि तेजी से डिवाइड हो रहा होता है, बहुत तेजी से डिवाइड हो रहा होता है, तो इसे कॉन्स्टेंटली शाखें निकलती आ रही हैं और उन शाखों को मैं आगे से कट करके नए प्लांट्स को प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो चूंकि मैंने बहुत ही थोड़ी जगह में कल्चर, आए दिखते हैं कि हम सिंगल सेल को कैसे कल्चर कर सकते हैं। लुक एट दिस थिंग, यू नो वेरी वेल कि मेरे पास एक प्लांट सेल है अगर, तो उस पर्टिकुलर प्लांट सेल के बाहर क्या होती है? सेल वॉल। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स? मैं एक लूंगा टिश्यू। उस पर्टिकुलर टिश्यू को आपको पता है कि अगर मैं सेलुलेज और पेक्टिनेज से ट्रीट कर दूं तो क्या होगा? उन पर्टिकुलर सेल्स के आपस में कनेक्शन भी खत्म हो जाएंगे और इन पर्टिकुलर सेल की सेल वॉल्स भी डाइजेस्ट हो जाएंगी। जो चीज बाकी बचेगी
वो कहलाएगा मेरे पास एक प्रोटोप्लास्ट। मैं क्या कह रहा हूं, मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से प्रोसीजर। क्या किया था हमने सबसे पहले एक टिश्यू लिया, फिर हमने उसको ट्रीट किया। एंजाइम थे मेरे पास सेलुलेज और पेक्टिनेज, जिसकी वजह से सेल वॉल क्या हो गई, खत्म हो गई। और खत्म होने के बाद क्या हुआ कि ये सारे के सारे सेल्स अब क्या कहलाएंगे, सोमैटिक सेल्स, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाले सेल्स जिनके बाहर सेल वॉल नहीं थी, अब उनके बाद दोबारा से सेल वॉल बनना शुरू हो गई। अब जब ये सेल वॉल दोबारा से गेन कर लेते हैं, तो नाउ दे बिगिन टू बिहेव एज एम्ब्रियो एंड दे बिगिन टू रेप्लिकेट। जब रेप्लिकेट करना शुरू कर देंगे तो ये मेरे पास कहलाएंगे सोमैटिक एम्ब्रियोज, राइट। अगर मेरे पास सोमैटिक एम्ब्रियोज बन गए हैं तो यू नो वेरी वेल कि वंस द सेल बिगिन टू डिवाइड, तो हम इसे चैप्टर नंबर 1 याद करें, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो भाई एक पर्टिकुलर एम्ब्रियो से 22, 25, 100 तक एम्ब्रियोज बना सकता हूँ, इवन नंबर में भी द मिलियंस। जब तक ये सेल्स डिवाइड होते रहेंगे, मैं उनको सेपरेट करके मोर नंबर ऑफ एम्ब्रियोज प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो ये मैंने लिखा है स्टूडेंट्स का नंबर। तो नंबर क्या हो सकता है मेरे पास, नंबर थाउजेंड हो सकता है, मिलियंस ऑफ नंबर प्लांट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इन पर्टिकुलर सेल्स को रखने के लिए जाहिर है मेरे पास एक आर्टिफिशियल मीडियम होना चाहिए, और आर्टिफिशियल मीडियम जिसमें हम इन पर्टिकुलर एम्ब्रियोज को जिंदा रखते हैं, दैट इज नथिंग अदर देन अ बायोरिएक्टर और समथिंग लाइक अ व्हाट, फर्मेंटर। सवाल ये है कि मैं सोमैटिक एम्ब्रियो के जरिए से सेल को कल्चर क्यों करना चाहता हूं। ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट जरूरी बात है। आंसर मेरे पास है हमारे स्टूडेंट्स कि ये वाला काम हम तब करेंगे कि जब मेरे पास सम रिसेसिव जीन्स को अपीयर करवाना जरूरी हो। जब मेरे पास रिसेसिव जीन को अपीयर करवाना जरूरी होगा तो मैं हमेशा से सोमैटिक क्लोनिंग कराऊंगा, मैं सोमैटिक एम्ब्रियोज प्रोड्यूस करवाऊंगा। अब सवाल ये है कि जब मैंने सोमैटिक एम्ब्रियोज प्रोड्यूस कर लिए तो मेरे लिए तो वो बहुत काम की चीज है। मैंने आपको बहुत दफा बताया कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए उसका जो मेन प्रोड्यूसर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मैं तो बेसिकली अपने रिसेसिव ट्रेट को बेचना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए ये सोमैटिक एम्ब्रियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इन सोमैटिक एम्ब्रियोज को एक खास किस्म की लिविंग जेल के अंदर रख देता हूँ, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर लिविंग जेल में रखने के बाद ये वाले एम्ब्रियोज कहीं भी ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं फॉर डेफिनेटली इट्स यू कैन से एप्लीकेशन, काम करने के लिए, उन ट्रेड्स को यूज करने के लिए। तो ये बेसिकली इसकी एप्लीकेशन है। अब सवाल ये है कि अगर ये सारे के सारे सेल्स एक ही टिश्यू से बने हुए हैं, तो ये सारे के सारे एम्ब्रियोज आपस में क्या कहलाएंगे, सोमैटिक एम्ब्रियोज, और दे विल बी कॉल्ड एज आइडेंटिकल एम्ब्रियोज। लेकिन क्या होता है कि जब मैं इन एम्ब्रियोज को ग्रो करवाता हूं तो मुझे उनके अंदर अभी भी थोड़ी थोड़ी वेरिएशन नजर आती हैं, राइट। सवाल ये है कि ये वेरिएशन कैसे प्रोड्यूस हुई। तो आंसर ये हो सकता है कि सर जब इनको डिफरेंट केमिकल से ट्रीट कर रहा हूं तो हर सेल का रिस्पॉन्स टू द केमिकल सेम नहीं हो सकता, वो वेरी कर सकता है। फिर आप रूल ऑफ साइटोप्लाज्म को भी नहीं भूल सकते। फिर आप लोग हर पर्टिकुलर सेल के चीज को एक्सप्लॉइट करने के रोल को भी नहीं भूल सकते। तो इस लिहाज से डिफरेंट सेल्स की चीजों को एक्सप्लॉइट करने की एबिलिटी चेंज होती रहती है। लिहाजा ये वेरिएशंस does exist even though they belong from the same tissue and they are basically living in the same environment. Such variations are called as soma clonal variations, right। इस पर्टिकुलर चीज को हमने डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल किया है, डिफरेंट किस्म की फूड में इस्तेमाल किया है, डिफरेंट किस्म के ऑर्नामेंटल प्लांट्स में इस्तेमाल किया है, डिफरेंट किस्म के मेडिसिनल प्लांट में इस्तेमाल किया है। लेकिन डेफिनेटली हम ये सारे के सारे काम किस लिए कर रहे हैं कि सखलकुम मा फिल अर्ज़, हमने इंसान के फायदे चीजों को बनाया है, तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट दीज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। अब हम देखते हैं कि क्या इसके अलावा भी कोई मेथड है कि जिसके जरिए से हम ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं दैट कैन गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स व्हेनेवर वी पुट देम इनटू अ नर्सरी, एंड देन these particular products of the nursery can be used to put into the soil, and soil will give us the real mature plants that will give us the yield. It may be for the importance of food, it may be importance of fiber, it may be importance in terms of some pharmacology, in terms of some medicine. देखते हैं we can do the next you can say technique or procedure. Yes my dear students, अब तक हमने जितने भी मेथड इस्तेमाल किए हैं उन सारे के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस वर 2n, लेकिन जो मेथड अब हम पढ़ रहे हैं इट इज बेसिकली
playing with the cells having one n number of chromosome. Yes, you're right. हम बात कर रहे हैं एंथर्स की। और आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि इस वाले केस में हम पोलन ग्रेन्स लेते हैं, ठीक है। एंथर क्या प्रोड्यूस करते हैं? पोलन ग्रेन्स। हम लोग लेंगे उन मेच्योर पोलन ग्रेन्स को और उन्हें प्लेस कर देंगे इन एन आर्टिफिशियल मीडियम। तो प्रोसीजर मेरे पास क्या होगा कि टेक पोलन ग्रेन्स, टेक पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेच्योर एंथर्स, यहां से मैंने ले लिया उसको, एंड देन प्लेस इन artificial medium definitely having growth regulators। आपको बहुत जब पता है कि जब हम बात करेंगे ग्रोथ रेगुलेटर्स की तो इसका मतलब है प्लांट हॉर्मोन्स, राइट। अब क्या होगा मेरे पास स्टूडेंट्स कि इन पर्टिकुलर पोलन ग्रेन्स से डेवलप होंगी जाहिर है पोलन ट्यूब्स, राइट। तो वो पर्टिकुलर सेल जो पोलन ट्यूब बनाते हैं when they will grow they will give rise to 20 to 40 cells, right। उसके बाद क्या होगा कि ये 20 to 40 cells बनने के बाद these particular group of cells it will just rupture, ये रप्चर हो जाएगा and then they will release, क्या प्रोड्यूस करेंगे? they will release haploid embryos, राइट। अब ये जो मेरे पास हैप्लॉइड एम्ब्रियोज प्रोड्यूस हो गए हैं, इनसे मैं क्या कर सकता हूं? इनसे मैं हैप्लॉइड प्लांट्स प्रोड्यूस करवा सकता हूं, हैप्लॉइड प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फिर इन पर्टिकुलर हैप्लॉइड प्लांट्स के अंदर अगर मेरे पास देखना हुआ कि मुझे चाहिए हुई क्या? एक अदद रिसेसिव ट्रेट, एक अदद क्या चाहिए होगी? रिसेसिव ट्रेट, और वो रिसेसिव ट्रेट मेरे काम की हुई तो मैं उस पर्टिकुलर हैप्लॉइड प्लांट को फिर डाइप्लॉइड कर सकता हूं बाय मींस ऑफ केमिकल डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स। यानी कि आपको पता है कि अगर ये मेरे पास एक सेल है, राइट, इसमें अगर 1 नंबर ऑफ सेल इस तरफ लगे हुए हैं और 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस तरफ अटैच है, और आपको पता है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल गो इन दिस डायरेक्शन एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल गो इन दिस डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा केमिकल यूज करूं कि जिसकी वजह से ये वाले क्रोमोसोम डिवाइड ही ना हो, बल्कि सारे के सारे क्रोमोसोम एक ही साइड पर चले जाए और दूसरी साइड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 0 रह जाए, तो उसके रिजल्ट में जो सेल मेरे पास प्रोड्यूस होगा उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n रीस्टोर हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली हम एक मेडिसिन यूज करते हैं, उसका नाम होता है कॉल्चेसिन। तो जब हम कॉल्चेसिन यूज करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड नहीं होता और कोई भी क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ मूव नहीं करता, बल्कि वो सारे के सारे क्रोमोसोम एक ही जगह रह जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एब्सोल्यूट नॉन डिसजंक्शन का केस किया, जिसके बाद मेरे पास रिसेसिव ट्रेट अब आसानी से अपीयर हो सकते हैं। तो इसकी मेरे पास एप्लीकेशन यही है स्टूडेंट्स कि जहां कहीं भी मुझे एक डिजायर्ड रिसेसिव ट्रेट को अपीयर करवाना हो तो वहां पे हम एंथर कल्चर टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्जी के ट्रेट्स को क्या करवा सकते हैं? शो करवा सकते हैं, एक्सप्रेस करवा सकते हैं। और अगर ये वाली चीजें डेफिनेटली मेरे लिए मेडिसिनल यू कैन से प्रोडक्ट्स की हामिल हुई तो वो पर्टिकुलर से चीज उस पर्टिकुलर मीडियम में सेक्रेट होगी और मैं उस पर्टिकुलर मीडियम में से उस चीज को ऑब्टेन करके उसे ह्यूमन वेलफेयर के इस्तेमाल कर सकता हूं। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड भी है जिसे हम कहते हैं सेल सस्पेंशन कल्चर। आइए देखते हैं कि हम वो वाला काम कैसे करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पढ़ रहे हैं सेल सस्पेंशन कल्चर। नेम इंडिकेट कर रहा है हमारे स्टूडेंट्स कि हम सबसे पहले एक खास ट्रेट का हामिल सेल लेंगे, राइट। फिर बोल रहा हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस कहां हो सकती है? जाहिर है मेडिकल फील्ड में हो सकती है,
मेरी फूड या फाइबर की प्रोडक्शन में हो सकती है, मुमकिन है फीमेल फेवरेट कॉस्मेटिक्स भी हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर मेरे काम की हैं तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक ऐसा मेथड डिज़ाइन करना चाहिए कि जो समथिंग रिजेंबल करे किसी भी क्रिया की तरह से। तो हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग सेल को लेते हैं और उस पर्टिकुलर सेल को देख रहे हैं कि वो कोई ख़ास किस्म का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे। तो हम क्या करेंगे कि हम इन पर्टिकुलर सेल्स को लेंगे, उसे हम एक फर्मेंटर में डालेंगे और फर्मेंटर में डालने के बाद ये सारा प्रोसेस चल रहा है कि टेक द सेल और ग्रुप ऑफ द सेल्स दैट आर ऑफ सम स्पेशल इंटरेस्ट टू ह्यूमैनिटी, आप वो सेल लेंगे, देन पुट इट इनटू अ बायोरिएक्टर और फर्मेंटर, ठीक है। उसके तरह आप ऐड करोगे सारे आर्टिफिशियल मीडियम और क्या करोगे, सबसे अहम बात, आप इसके अंदर चलाओगे एक स्टरर, राइट। अगर आप एक फर्मेंटर को देखते हो तो फर्मेंटर के सेंटर में मोटर्स लगी होती हैं और मोटर के साथ पेडल्स लगे होते हैं जो बहुत वायलेंटली घुमा सकते हैं, शेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मीडियम को। हम ये काम क्यों करना चाह रहे हैं, बिकॉज कि हम चाहते हैं कि जो सेल डिवाइड हो वो डिवाइड होने के बाद टूट जाए, वो आपस में जुड़ा हुआ ना रहे, क्लम्प अप ना हो, बल्कि वो इफरादी तौर पे हमारे लिए कोई ना कोई चीज बनाए, राइट। तो चूंकि ये वाले सेल्स वो एक खास कैरेक्टरिस्टिक के हामिल थे, मिसाल के तौर पे कि अगर मेरे एक सिनकोना, आपने पढ़ा था मलेरिया वाले टॉपिक में कि पुराने जो हुक्काम थे वो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए सिनकोना की छाल खिलाया करते थे, उसके बाद क्विना की छाल खिलाया करते थे, राइट। तो अगर हम चाहते हैं कि मैं सिनकोना के प्लांट्स को दुनिया में से खत्म होने से बचा लूं, उससे एक्सटिंक्ट होने से बचा लूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसकी छोटा सा लिविंग टिश्यू लेना चाहिए, उसको इस फर्मेंटर में डालना चाहिए और उसे घुमाना चाहिए। तो ये वाला सेल भी क्या करेगा, सिनकोना प्रोड्यूस करेगा और चूंकि सिनकोना की इस प्लांट के लिए कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है तो वो इसे रिलीज कर देगा इनटू द मीडियम। फिर बस मीडियम को ड्रेन करूंगा और ड्रेन करने के बाद उस मीडियम में से क्या आइसोलेट कर लूंगा, डेफिनेटली क्विनीन, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों के इस बायोरिएक्टर से प्रोड्यूस हो गया क्विनीन, जो पहले एक पूरा प्लांट प्रोड्यूस कर रहा था, राइट। फिर इसके अलावा हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्ट सेविंग ड्रग होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिजिटॉक्सिन। जो डिजिटॉक्सिन है ये ऑब्टेन होता है एक ऐसे प्लांट से जिसे हम नाम देते हैं डिजिटालिस, राइट। हम क्या करेंगे कि हम उस पर्टिकुलर डिजिटालिस के प्लांट के सेल्स को लेंगे, उसे फर्मेंटर में डालेंगे, उसे हम स्पिन करेंगे, तो ये वाले प्लांट्स मुझे क्या प्रोड्यूस करके देंगे, एक खास किस्म के एल्केलॉइड जो बेसिकली एक हार्ट सेविंग ड्रग हो सकती है या डेफिनेटली है, राइट। तो इस तरह की जो डिफरेंट किस्म की चीजें हैं उन्हें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं at individual cell level to obtain either a pharmacologically important medicine or cosmetics available or fiber or food, और इसके जरिए से हम इन पर्टिकुलर प्लांट्स को यूज किए बगैर फर्मेंटर के अंदर से ही वो चीजें ऑब्टेन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और किसी हद तक हम लोग कामयाब हैं भी, और फर्दर रिसर्च इज गोइंग ऑन। तो हमेशा बोलता हूं कि अगर आप लोगों के पास एक थिंकिंग ब्रेन है तो आप प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करके उस पर्टिकुलर पहाड़ के ऊपर इल्म का एक और पहाड़ खड़ा कर सकते हैं जो कभी नहीं लड़खड़ाएगा। सवाल सिर्फ ये है, बात सिर्फ ये है, सोचने वाली बात सिर्फ ये है कि आपके पास एक सोचने वाला ब्रेन होना चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को एक सोचने वाला ब्रेन अता फरमाए और आप इंसानियत के फायदे के लिए भी कुछ ऐसी ही शम्म रोशन करके जाएं जो इंसानियत के लिए काम आ सकती हूँ। हमेशा बोलता हूँ अपने और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा और जब नमाज पढ़े तो हमें भी दुआ में याद रखिएगा। विद दिस दुआ